अब हम आपको ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के जन्मदिन के मौके पर एक खास विश्लेषण दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आज आपको उनसे नफरत होने लगेगी। वैसे तो किसी के जन्मदिन के दिन हम अक्सर उनकी तारीफ ही करते हैं, लेकिन आज जो हम चर्चिल के बारे में कहने वाले हैं वो उनके समर्थकों को अच्छी नहीं लगेंगी बातें। दुनिया भर की लाइब्रेरीज में मौजूद किताबों और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली पॉलिटिकल साइंस की किताबों में चर्चिल को एक महान और मजबूत नेता के तौर पर जरूर पेश किया गया है, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो वो एक क्रूर और निर्दयी नेता थे। विंस्टन चर्चिल की भारत के प्रति नफरत की वजह से वर्ष 1943 में बंगाल में 40 लाख लोग भूखे मर गए थे, क्योंकि चर्चिल ने उनके हिस्से का अनाज विश्व युद्ध लड़ रही अपनी सेना में बांट दिया था। आज आपके लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा कि भूख से 40 लाख लोगों की मौत के बाद उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और हमारे देश के दूसरे बड़े नेताओं ने क्या किया था। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि बंगाल में पड़े इस अभूतपूर्व अकाल के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने विंस्टन चर्चिल का पूरा साथ दिया था और लाखों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि वो चर्चिल को खुश करना चाहते थे। वर्ष 1874 में आज ही के दिन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का जन्म हुआ था और आज उनके जन्मदिन पर हम अनोखी तरह से उन्हें यह श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो कि पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव है। चर्चिल वर्ष 1940 से 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। यह वही दौर था जब अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था और ब्रिटेन अपने मित्र देशों की सेनाओं के साथ जर्मनी के खिलाफ दूसरा विश्व युद्ध लड़ रहा था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था उस समय, और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ये तमाम घटनाक्रम इतिहास की किताबों से भरे पड़े हैं, आपने भी पढ़े होंगे और शायद आपको इनके बारे में पता भी होगा। आज आपको वो बताना चाहते हैं जो आपको नहीं पता। क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मानव त्रासदी का कारण यही विंस्टन चर्चिल था। भारत 1947 के जिस विभाजन को आज भी भुला नहीं पाया है, जिसका दर्द आज भी हमारे मन में है, उसमें 10 से 20 लाख लोग मारे गए थे विभाजन के समय। लेकिन विभाजन से 4 वर्ष पहले, सिर्फ 4 वर्ष पहले 1943 में संयुक्त बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उसमें 40 लाख लोग भूखे मर गए थे। सोचिए, ये इतने लोग हैं जितने लगभग पूरी दुनिया में अभी कोरोना वायरस से मरे हैं। पूरी दुनिया में उतने लोग जितने पूरी दुनिया में 2 साल में कोरोना वायरस से मरे, उतने लोग एक अकेले भारत में भूख की वजह से मर गए थे, 40 लाख। यह अकाल प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के गलत फैसलों और उनकी गलत नीतियों की वजह से पड़ा था। और हैरानी की बात यह है, इतनी बड़ी मानव त्रासदी को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने भी तब नजरअंदाज कर दिया था। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में लगभग 17 भूख हड़ताल की हैं। वर्ष 1943 में जब बंगाल में लोग भूख की वजह से सड़कों पर ही दम तोड़ रहे थे, तब भी उन्होंने 21 दिनों के लिए खाना पीना त्याग दिया था। लेकिन यह हड़ताल महात्मा गांधी ने बंगाल के लोगों के लिए नहीं की थी। यह हड़ताल इसलिए की थी ताकि वो अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई उनकी अपनी गिरफ्तारी का विरोध कर सके। इतिहास से जुड़े ये वो तथ्य हैं जिनके बारे में शायद कभी भी ईमानदारी से किसी ने आपको बताया नहीं। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि जब विंस्टन चर्चिल की गलत नीतियों की वजह से बंगाल में लाशों का अंबार लगा हुआ था, तब हमारे देश के नेता क्या कर रहे थे। चर्चिल ने एक बार कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी फॉर आई इंटेंड टू राइट इट। यानी वो ये कह रहे थे कि इतिहास उन्हें अच्छे नजरिए से देखेगा, क्योंकि उनका इरादा है कि वो खुद इतिहास लिखेंगे। वो सोचते थे कि मैं ही इतिहास लिखूंगा तो फिर जैसा चाहूं वैसा लिखूंगा और उस इतिहास में मैं शानदार नजर आऊंगा। विंस्टन चर्चिल ने ऐसा किया भी। उन्होंने एक ऐसा इतिहास लिखा जो उन्हें महान और बहुत मजबूत साबित करता है। लिबरल इतिहासकारों ने उनका अनुसरण किया और उन्हें युग पुरुष और नायक का दर्जा दे दिया। आपने भी विंस्टन चर्चिल के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनी होंगी, ये कहते हुए कि वो महान और मजबूत नेता थे। लेकिन चर्चिल की महानता एक झूठे इतिहास की बुनियाद पर खड़ी है। वर्ष 1943 में जब बंगाल में सूखे की वजह से भयानक अकाल पड़ा, उस समय ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में अपने मित्र देशों का नेतृत्व कर रहा था।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय विंस्टन चर्चिल थे और भारत के वाइसरॉय विक्टर लिंथगो थे। उन्होंने 3 महीने पहले ही चर्चिल को आगाह कर दिया था कि भारत में एक बड़ा अनाज संकट आने वाला है और ब्रिटेन की सरकार को इस संदर्भ में कुछ करना चाहिए। लेकिन चर्चिल ने इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और भारत के हिस्से का अनाज दूसरा विश्व युद्ध लड़ रहे अपने सैनिकों के लिए रवाना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उस समय के बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और करीब 40 लाख लोग इस अकाल में भूखे मर गए। इस दौरान जब विंस्टन चर्चिल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको आज क्रोध से भर देगा। चर्चिल ने कहा, मैं भारत के लोगों से नफरत करता हूं। भारत के लोग जानवरों जैसे हैं और उनका धर्म भी जानवरों जैसा है। यह अकाल भारत के लोगों की गलती की वजह से हुआ है क्योंकि वो खरगोश की रफ्तार से बच्चे पैदा करते हैं। जिस समय संयुक्त बंगाल, जिसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल है, वहां लाखों लोग भूख से तड़प कर मर रहे थे, तब चर्चिल ने ब्रिटेन के लोगों के लिए 400 करोड़ किलोग्राम गेहूं और आटा, 140 करोड़ किलोग्राम चीनी, 160 किलोग्राम मीट, 4,09,000 जिंदा जानवर, 32 करोड़ किलोग्राम मछलियां, 13 करोड़ किलोग्राम चावल और 20 करोड़ किलोग्राम चाय पत्ती और 41 लाख लीटर शराब जमा करके रख ली थी। यानी जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे तब ब्रिटेन के लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे और हाथ में महंगी शराब के ग्लासेस लेकर भारत की गरीबी पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि तब भारत के बड़े बड़े नेताओं ने इस स्थिति के लिए कभी भी अंग्रेजी सरकार को या चर्चिल को दोष देने की हिम्मत नहीं दिखाई और मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी ने तो अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों में उसका पूरा समर्थन दिया। असल में उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे ख्वाजा नजीमुद्दीन। तब भारत में अलग अलग प्रांतों की सरकारें होती थीं और इन सरकारों का नियंत्रण अंग्रेजी सरकार के पास होता था। बंगाल में तब मुस्लिम लीग की सरकार तो थी, लेकिन उसका एक ही मकसद था और वो था किसी भी तरह भारत का बंटवारा करना। मुस्लिम लीग का एक ही एजेंडा था और यह बंटवारा तभी संभव था जब अंग्रेजी सरकार इस बंटवारे के लिए राजी हो जाए। और इसके लिए मुस्लिम लीग ने यह तय किया कि वो ब्रिटिश सरकार के किसी भी फैसले का विरोध नहीं करेगी, उन्हें खूब मक्खन लगाएगी, उनकी तारीफों के पुल बांध देगी ताकि एक दिन आगे चलकर वो विभाजन करवा सके। और दूसरे विश्व युद्ध में भी मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का खुला समर्थन किया। इस दौरान जब बंगाल में अकाल पड़ा और लाखों लोग अपनी भूख मिटाने के लिए पलायन करके गांवों और कस्बों से कलकत्ता और ढाका की सड़कों पर जमा होने लगे, तो इन लोगों का पेट भरने के लिए मुस्लिम लीग ने कोई भी कोशिश नहीं की। इस बात को जब कुछ अखबारों में तस्वीरों के साथ प्रकाशित किया गया तो मुस्लिम लीग पर भी सवाल उठे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन की काफी बदनामी हुई। ये तस्वीरें भी आज हमने आपके लिए निकाली हैं, ये वो सब वही तस्वीरें हैं। तब कुछ अखबारों को अगर छोड़ दें, कुछ अखबारों को छोड़कर ज्यादातर प्रेस बंगाल के अकाल को कवर कर रही थी और कंकालों की तस्वीरें अखबारों में प्रमुखता से छापी जा रही थी। इससे निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने मुस्लिम लीग की मदद ली और यह तय हुआ कि जिन्ना की पार्टी कलकत्ता और ढाका की सड़कों पर पड़े कंकालों और भूख से तड़पते लोगों को ट्रकों में भरकर दूसरे शहरों में छोड़कर आएंगे। यानी मुस्लिम लीग ने बंटवारे के लिए, पाकिस्तान के निर्माण के लिए 40 लाख लोगों की हत्या में अंग्रेजी सरकार का पूरा साथ दिया और इसका जिक्र एक पुस्तक में भी किया गया है जिसका शीर्षक है चर्चिल्स सीक्रेट वॉर। और यह पुस्तक आज मैं अपने साथ लेकर भी आया हूं, मेरे साथ है यह पुस्तक और इस पुस्तक में क्या लिखा है मैं आपको आज वो बताऊंगा। मुस्लिम लीग की तरह भारत की लेफ्ट पार्टियां और वामपंथी नेता भी अंग्रेजी सरकार के वफादार बने हुए थे क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने सोवियत संघ के साथ हाथ मिला लिया था और भारत के वामपंथी नेता यह कह रहे थे कि सोवियत संघ जिस देश के समर्थन में होगा वो उस देश का कभी विरोध नहीं करेंगे। और इस वजह से जिस बंगाल ने इस देश को सबसे ज्यादा वामपंथी नेता दिए, उन्हीं नेताओं ने बंगाल के लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सोवियत संघ का साथ देना था और सोवियत संघ उस समय ब्रिटेन के साथ था। इस त्रासदी में
कांग्रेस की भूमिका भी बिल्कुल शून्य थी, जीरो थी। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था और इनमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी थे। नेहरू देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत कई कांग्रेसी नेताओं को वर्ष 1945 तक अहमदनगर किले में नजरबंद करके रखा गया। हालांकि जेल की यह सजा इन नेताओं के लिए एक वेकेशन की तरह थी, इसे आप जेल मत मानिए। अंग्रेजी सरकार ने नेहरू को कुल्हाड़ी और कुछ दूसरे उपकरण दिए थे ताकि वो अहमदनगर किले में बागवानी कर सके। इसके अलावा नेहरू और दूसरे नेता इस सजा के दौरान वहां पर बैडमिंटन खेला करते थे और अपना मनोरंजन करते थे। हालांकि वर्ष 1942 में जब महात्मा गांधी और नेहरू समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो वो बंगाल के हालात से अच्छी तरह से परिचित थे और वो चाहते तो जेल में रहते हुए भी बंगाल के लोगों की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार पर दबाव बना सकते थे, विरोध कर सकते थे, भूख हड़ताल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। महात्मा गांधी ने अकाल के समय वर्ष 1943 में 21 दिन की एक भूख हड़ताल की तो जरूर थी, लेकिन यह भूख हड़ताल बंगाल के लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई उनकी अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ थी। मई 1944 में जब महात्मा गांधी को उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से बिना शर्त जेल से रिहा किया गया, तब भी वो बंगाल नहीं गए, बल्कि उस समय 40 लाख लोगों की हत्या से ज्यादा बड़ा मुद्दा देश का बंटवारा था। सितंबर 1944 को महात्मा गांधी ने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की और बंटवारे के आधार पर अपने विचार उनके साथ साझा किए। इस बैठक के बाद महात्मा गांधी जिन्ना की मांगों से असहमत थे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने एक बार भी जिन्ना से बंगाल में भूख से मारे गए लाखों लोगों की कोई बात नहीं की, जबकि बंगाल में मुस्लिम लीग की ही सरकार थी और यह सरकार अंग्रेजों की मदद कर रही थी। वर्ष 1945 में जब जवाहरलाल नेहरू को रिहा किया गया, तब तक यह तय हो चुका था कि ब्रिटिश सरकार भारत से अब वापस चली जाएगी और इसके लिए ट्रांसफर ऑफ पावर के विकल्पों पर काम किया जाएगा। नेहरू ने रिहा होते ही आजादी के लिए होने वाले विचार विमर्श में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने कभी भी बंगाल में विंस्टन चर्चिल की गलत नीतियों से मारे गए 40 लाख लोगों का मुद्दा नहीं उठाया। जबकि अब अंतर आप समझिए, इन नेताओं ने बंगाल का मुद्दा ही नहीं उठाया। अब एक दूसरे नेता के बारे में सोचिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बंगाल के लोगों की उस समय भी बहुत चिंता थी। बंगाल में भूखमरी की खबर जब दुनिया में फैली तो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने मदद की पेशकश की, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने इस मदद को लेने से इनकार करते हुए यह कहा कि मुझे भारतीयों से नफरत है, वो गंदे लोग हैं जिनका धर्म भी क्रूरता से भरा हुआ है। सोचिए, विंस्टन चर्चिल भारत के लोगों से कितनी नफरत करते थे। 2 जुलाई 1943 को जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने भी बंगाल के लोगों की मदद का प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार को भेजा। उन्होंने तब कहा था कि वो 1 लाख टन चावल अलग अलग जहाजों से भारत भेज सकते हैं और इन जहाजों पर जापान भी हमला नहीं करेगा, लेकिन चर्चिल और ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुए। माना जाता है कि अगर उस समय इस मदद को स्वीकार कर लिया गया होता तो इस 1 लाख टन चावल से बंगाल के कम से कम 16 लाख लोगों का पेट 4 महीने तक भरा जा सकता था, लेकिन चर्चिल ने ऐसा होने नहीं दिया। इसका जिक्र इस पुस्तक के पेज नंबर 180 पर किया गया है और मैं आपको उसका एक अंश पढ़कर बताता हूं। इसमें वो लिखते हैं, Subhash Chandra Bose repeated the offer because he had instigated it in speeds and broadcasts such as this one from Singapore. 1 lakh tons of rice are waiting to be sent to India to alleviate the famine. The rice is stored in a suitable port near India. As soon as the British government shows its readiness to accept delivery, I will announce the name of the port and the competent authority from whom the rice is to be collected. I will then also ask the Japanese government to guarantee a safe convoy for the transport. Further deliveries for the starving population of India can be made
As soon as the offer has been accepted, I hope that the British government will accept without hesitation, as it's a humane offer, the acceptance of which will save hundreds of thousands of men, women and children in India. तो ये बात सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से कही, बार बार कही कि हमारे पास अनाज है, हम समुद्री जहाजों के जरिए अनाज को भेज सकते हैं, सिर्फ चर्चिल और उनकी सरकार इसके लिए राजी हो जाएं और इससे लाखों भारतीयों को बचाया जा सकता है, उनकी जान बच जाएगी। लेकिन चर्चिल ने इसे होने नहीं दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रस्ताव को इसलिए भी ठुकरा दिया गया था क्योंकि उस समय बर्मा पर जापान ने कब्जा कर लिया था। बर्मा को ही आज म्यांमार कहा जाता है और इस कब्जे की वजह से भारत में बर्मा से चावल का आयात रुक गया था। और यह देखते हुए विंस्टन चर्चिल ने अंग्रेजी सैनिकों के लिए चावल की जमाखोरी कर ली थी। चर्चिल को डर था कि ये सारा अनाज जापान के हाथ लग जाएगा और वो इसे अपने नियंत्रण में ले लेगा। इससे बचने के लिए जब विंस्टन चर्चिल ने नजरअंदाज करने की नीति भी उस समय अपनाई थी। इसके पीछे सोच ये थी कि फसल समेत सभी चीजों को खत्म कर दिया जाए, यहां तक कि जो नावें फसलों को ले जाने में इस्तेमाल होती हैं उन्हें भी बर्बाद कर दिया जाए, ताकि जापान जब बंगाल पर कब्जा करने के लिए आए तो उसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई भी संसाधन ना बचे। इस नीति का असर यह हुआ कि अकाल और ज्यादा विकराल रूप में सामने आया। लेकिन इसके बावजूद उस समय के नेताओं ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। एक और बात, दूसरे विश्व युद्ध में भारत के 20 लाख सैनिकों ने ब्रिटेन के लिए उनकी सेना में लड़ाई की थी, लेकिन इस दौरान कम वेतन और जरूरी राशन नहीं मिलने से भारत के सैनिकों में समय के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा था। और शायद यही कारण था कि दूसरे विश्व युद्ध में बंदी बनाए गए हजारों भारतीय सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली थी और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी थी। यह असंतोष तब और बढ़ गया जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1946 में, यानी आजादी से एक साल पहले, आजाद हिंद फौज के 3 अफसरों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। उस समय यह गुस्सा 1946 की नेवल म्यूटिनी के रूप में सामने आया, जब बॉम्बे में इन सैनिकों ने ब्रिटेन के कई जहाजों पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद अंग्रेजी सरकार को यह समझ में आ गया कि अब भारत पर उसका शासन करना मुश्किल है। इसलिए यह भी बात आपको नोट करनी है कि जो लाखों सैनिक अंग्रेजों की सेना में लड़ रहे थे और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वापस भारत लौटे तो वो अंग्रेजों से बहुत नाराज थे, उनमें बहुत असंतोष था और वो विद्रोह करना चाहते थे। और अगर लाखों की संख्या में ये ट्रेंड सैनिक अगर विद्रोह कर देते तो इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन की सरकार के पास ना तो उतनी सेना बची थी, ना हथियार बचे थे, ना ही उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बचा था। इसलिए वो डर गए थे और तब उन्होंने ये सोच लिया था कि अब भारत से निकल जाना ही बेहतर है। हालांकि जो बात आपको नोट करनी है वो ये कि 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जब बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़के तो महात्मा गांधी ने बंगाल जाने का फैसला किया। इन दंगों में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। सोचिए, महात्मा गांधी उन सांप्रदायिक दंगों के बाद तो बंगाल गए जिसमें 10,000 लोग मारे गए, लेकिन वो उस समय बंगाल नहीं गए जब अंग्रेजों की क्रूरता की वजह से 40 लाख लोगों ने दम तोड़ दिया था। एक और बात, महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद सितंबर 1947 को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 4 दिन तक खाना पीना त्याग दिया था, 4 दिन का उपवास रखा। लेकिन बंगाल में मारे गए लोगों के प्रति हमदर्दी जताते हुए उन्होंने कभी कोई उपवास या भूख हड़ताल नहीं की थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारत को आजादी मिली तब पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति का दौर था और पश्चिमी देशों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और औद्योगिक बदलाव से ये देश अमीर बन गए और आज भी अमीर हैं, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने इस पूरी औद्योगिक क्रांति को मिस कर दिया, जिसकी वजह से इसके जो फायदे होने थे वो भारत को नहीं मिले और भारत उसके बाद काफी गरीब हुआ। उस समय भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए चरखे को एक बड़ा हथियार बनाया था। दरअसल ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का कपास ब्रिटेन के मैनचेस्टर में स्थित कारखानों में भेजा जाता था और इन कारखानों में भारत के कपास से जो कपड़ा बनता था उसे वापस भारत लाकर ही बेचा जाता था। महात्मा गांधी ने मैनचेस्टर के इन्हीं कारखानों का विरोध करने के लिए चरखा उठाया और देश के लोगों को खुद सूत काट कर अपना कपड़ा बनाने की अपील की।
उस समय देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी, यानी महात्मा गांधी ने चरखे का इस्तेमाल अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए किया। लेकिन यह विरोध बाद में एक आम धारणा बन गई और हमारे देश के बहुत से लोग कभी यह समझ ही नहीं पाए कि चरखा अंग्रेजी सरकार के एक विरोध का तरीका था, न कि औद्योगिकरण के विरोध का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.